वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो हमारे छात्र छात्राएं आ चुके हैं उनको कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। हिंदी साहित्य में आप अगर हिंदी लिए हुए हैं विषय फर्स्ट सेमेस्टर में और अब आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो 2023 में आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना होगा हिंदी में। तो खास करके जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं, द्वितीय सेमेस्टर में पहुंचते हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपको कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर कैसे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो एक प्रकार से ये मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड है तो आप में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, बाकी सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है, ठीक है। कार्यालयी हिंदी, उसमें कार्यालयी हिंदी नहीं पढ़ना है, उसमें हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास के बारे में, मतलब इतिहास, साहित्य का इतिहास और ये सारी चीज़ें। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी उसके वहाँ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया है ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से होंगी तो। बाकी राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसके अलावा और भी राजा महेंद्र प्रताप हो गया, और इसके अलावा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में आप देखिएगा तो यही क्वेश्चन आपके पूछे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप देखिएगा। तो इन सभी विश्वविद्यालयों में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर का ही सिलेबस है। लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी सिलेबस में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानना है। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे लिखित मॉडल पेपर के बारे में। लिखित मॉडल पेपर का मतलब है कि मैंने इसको मॉडल पेपर को खुद अपने हाथों से लिखा है। इसके अलावा इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी जिस निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं प्रश्न पत्र, उसके बारे में। यानी अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल। तो बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट बनी हुई है बीए सेकंड सेमेस्टर की, जो 2022 में जितनी कक्षाएं हुई थी उन सभी क्लासेस की वीडियोज़ जो है आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो आप वीडियो जाकर के वहां से देखिए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, लिखित वाली भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैंने सोचा आप 2023 के लिए नए सिरे से आपको कुछ बताने का प्रयास किया जाए। हालांकि वो 2022 वाली वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल हैं। बाकी मैं और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी के वीडियोज आपके समक्ष आएंगे, होम साइंस से लेकर के मनोविज्ञान तक सभी की वीडियो, ठीक है। चले, तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला, एकदम से ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और क्या क्या हमको समझना है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी, कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। आने वाली परीक्षा 24 में भी इंपॉर्टेंट होगा। सभी प्रश्न आपको करने हैं खंड आ से। 50 शब्दों में एक प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अति लघु उत्तरीय के। और दूसरा आपका खंड होता है खंड बा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, 5 प्रश्न करने होते हैं, और अति लघु उत्तरीय के 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय की बात किया तो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलता है लिखित परीक्षा में, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय अब समय को भी कम करते हैं, 2 घंटे की परीक्षा करवा दे रहे हैं लिखित वाले में, तो जैसे राम मनोहर लोहिया ने आपकी बार करवाया था। चले हम चर्चा करते हैं कैसा भी पेपर होगा, प्रश्न आपके यही आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका है संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान्यता प्राप्त जो भाषाएं खास करके जो संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं, आपको बता दूं भारतीय संविधान में एक तो होते हैं भाग, ठीक है, जो है 22 भाग संविधान में एक प्रकार से हैं। 25 लगभग हो चुके हैं, 25 हुए थे, फिर एक प्रकार से कम होकर के 22 हुए हैं, फिर 25, मतलब आप का खा गा में देखेंगे तो 22 के 25 से बीच में आपको मिलेंगे। बाकी अनुसूचियों की बात की है तो जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, और अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और अनुच्छेदों की बात किया तो जो आर्टिकल्स होते हैं भारतीय संविधान में 395 जब बना था तब थे, और आज भी 395 ही हैं, ठीक है। उसमें का खा गा या ABCD करके बढ़ोतरी हुई है, तो वो एक प्रकार से नहीं, वो मूल रूप से जो खास करके 1 2 3 इस प्रकार से गिनेंगे तो आपको 395 मिलेगा। अब एक में हो सकता है कि 2 पार्ट आपको दे दिया जाए, वैसे एक में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। बाकी आप देखिएगा
का खा गा इस प्रकार से आपको मिलेगा। जैसे 19 के ए, 19 बी, 19 सी, इस प्रकार से आप देखते होंगे 19 का 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे 19 में तो आपको खास करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी जा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से आपका प्रश्न आता नहीं है। बात आती है भाषाओं की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में खास करके कार्यालयी हिंदी। और कार्यालयी हिंदी की अगर बात की है, कार्यालय माने होता है ऑफिस, हिंदी माने होता है हिंदी। तो कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी है उसको बोलते हैं कार्यालयी हिंदी। और कंप्यूटर में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है उसके बारे में इन्हीं सबसे प्रश्न आपके रिलेटेड होते हैं। तो कार्यालय में एक प्रकार से पत्र प्रपत्र एक दूसरे को लिखे जाते हैं, सर्कुलर वगैरह पास होते हैं एक दूसरे को, एक प्रकार से अनुस्मारक पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, परिपत्र लिखे जाते हैं, अनुस्मारक लिखे जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, व्यवहारिक पत्र भी लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। तो इन सभी में आपस में जो विचार आवागमन का जो माध्यम है पत्र, उसमें जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो उसको बोलते हैं कार्यालयी हिंदी। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजी गई जो एक प्रकार से मतलब भावना होती है, तो वो माध्यम का कार्य करता है कार्यालयी पत्र। और कार्यालयी पत्र में के माध्यम से जो उसमें भाषा लिखी होती है उसको बोलते हैं कार्यालयी हिंदी, यानी कि कार्यालय विशेष में प्रयोग की गई भाषा, ठीक है। तो संविधान में खास करके जो भाषाओं को लेकर के एक अनुसूची क्रिएट कर दी गई है, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भैया कौन सा प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कै ठू भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है भैया? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है वर्तमान में, ठीक है। कौन कौन सी? भोजपुरी भाषा को शामिल करने की मांग उठ रही है लेकिन अभी शामिल नहीं है, ठीक है। भोजपुरी में कमेंट्री आ रही वो अलग बात है, कमेंट्री तो भोजपुरी में बढ़िया एकदम से धमाल मचाई हुई है। IPL आप देखते होंगे तो आपको पता होगा भोजपुरी में भी कमेंट्री होती है, ठीक है। 22 भाषाओं में भोजपुरी शामिल नहीं है, हालांकि शामिल होना चाहिए, इसमें संशोधन होकर के, और मांग भी उठ रही है, और भी भाषाओं की मांग उठ रही है। तो 22 भाषाओं में सबसे पहली भाषा आप देखते, कई सारी भाषाएं, पहली भाषा आप लिख सकते हो असमिया शामिल है, दूसरी बंगला, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पाँचवीं कन्नड़, छठवीं कश्मीरी, सातवीं मलयालम, आठवीं मराठी, नौवीं लिख लीजिएगा उड़िया, 10वीं पंजाब, 11वीं संस्कृत भाषा भी सम्मिलित है, और 12वीं लिख लीजिएगा सिंधी, 13वीं लिख लीजिएगा तमिल, 14 नंबर पर तेलुगु, ठीक है, 15 पे उर्दू, 16वें पे आप लिख लीजिएगा आप मणिपुरी, ठीक है, फिर लिख लीजिएगा 17 पे कोंकणी, फिर लिखिएगा नेपाली, ठीक है, और फिर लिखेंगे बोडो, फिर लिखेंगे डोगरी, फिर लिखेंगे मैथिली, फिर लिखेंगे संथाली, ठीक है। तो ये कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 22 भाषाएं। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से 4-4 का जोड़ा बना करके अगर आप याद करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि आप याद करिए असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा याद करेंगे तो हो जाएगा आपका। हालांकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, और जब आप परीक्षा में लिख रहे होंगे या हिंदी कार्यालय हिंदी के बारे में अगर आपसे पूछे तो इन भाषाओं का उल्लेख करके आप अच्छे नंबर दीर्घ उत्तरीय में आप पा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संक्षेपण क्या है? संक्षेपण, संक्षेपण समझिए शब्द को मैं इसीलिए आपको एकदम से आपकी देहाती भाषा में, गंवारू भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि हर बच्चा समझ जाए और बहुत सरल चीज़ से आप समझ जाएं। संक्षेपण कठिन शब्द लग रहा है। संक्षेपण, संक्षेप में लिखी गई वार्ता या संक्षेप में लिखा गया कोई लेख, संक्षेप में लिखी गई बातें, संक्षेप में कही गई बातें, वो होता है संक्षेपण। कोई ब्रॉड विषय वस्तु दी गई, कोई बड़ी विषय वस्तु दी गई है, उसी बड़ी विषय वस्तु को छोटे शब्दों मतलब कि कम शब्दों में लिखना या कम शब्दों में प्रस्तुत करना किसी के समक्ष, वो होता है संक्षेपण। संक्षेप माने होता है बड़ी विषय वस्तु को कम करना, ठीक है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? बड़ी विषय वस्तु को कम करना। समझ में आ गई बातें? संक्षेपण के बारे में अगर आपको बताऊं तो आप क्या लिख सकते हो? किसी विस्तृत बात को संक्षेप में इस प्रकार कह देना कि उसका सारा आशय उसके संक्षिप्त रूप में आ जाए, उसी को संक्षेपण कहते हैं। यानी जो बातें 10 लाइनों में लिखी हैं या 15 लाइनों में लिखी हैं, उन बातों को आप 2 लाइनों में कह दें, ये होता है संक्षेपण। जैसे जो बड़े बड़े उपन्यास होते हैं तो अगर उनका सार तत्व या कहते हैं कि संक्षेप में उत्तर लिखे, संक्षेप माने कम शब्दों में, ठीक है। संक्षेप माने क्या होता है? कम शब्दों में लिखें।
तो वही होता है संक्षेपण। संक्षेपण की अगर बात की जाए, जैसे कि संक्षेपण का प्रयोग आप बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो लोग किया करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ। मोदी जी को इतना टाइम नहीं कि वो दुनिया भर की खबरों को या भारत की खबरों को डेली बैठ करके न्यूज़ देखें या न्यूज़पेपर पढ़ें, उनके पास इतना फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। तो क्या करते हैं, सलाहकार होते हैं बहुत सारे हर एक क्षेत्र के। तो सभी जो होते हैं पूरे दिन की न्यूज़ जो होती है सब मोदी जी के पास पहुंचती जरूर होगी। उनके सलाहकार जो होते हैं, जो अच्छे अच्छे चीज़ मतलब होते हैं, कई सारे लोग होते हैं इधर उधर, तो वो सभी लोग जो है क्या करते हैं, जो पूरे दिन की समाचार होते हैं बड़े कम शब्दों में उनको बता देते हैं। क्योंकि या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी जो होते हैं, वो सारे काम को या फिर जो ब्यौरा हुआ उसको कम शब्दों में बताते हैं, ताकि जो है उनके कम समय में उस सारी चीज़ों को समझ सके, जान सकें। तो संक्षेपण का महत्व होता है कार्यालयों में विशेष करके, कि भाई बड़ी विषय वस्तु को समझाना है बहुत छोटे शब्दों में लिख करके, या कोई पत्र लिख दिया छोटे शब्दों, मतलब बहुत कम शब्दों में। छोटे शब्द का मतलब ये है बहुत कम शब्दों में, ठीक है, तो लिख करके भेज देना, तो होता है संक्षेपण। तो संक्षेपण क्या होता है, किसी विस्तृत बात को संक्षेप में इस प्रकार कह देना कि उसका सारा आशय जो है उसके संक्षिप्त रूप में आ जाए, तो उसको संक्षेपण कहते हैं। राजकीय कार्यालयों में संक्षेपण बहुत बड़ा महत्व आज रखता है, और तमाम प्रकार के विस्तृत पत्रों को पढ़ने का समय उच्च अधिकारियों के पास नहीं होता है, और इसलिए उन्हें संक्षिप्त रूप मतलब कि उसको प्रस्तुत करने के लिए कोई व्यक्ति होते हैं, तो वो जरूरी होता है कि भाई संक्षेप में बताने के लिए एक व्यक्ति रखते हैं लोग। तो ये हो गया संक्षेपण आपका। इसके ठीक विपरीत होता है पल्लवन। पल्लवन 5 नंबर पे है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पल्लवन संक्षेपण माने होता है बड़ी विषय वस्तु है उसको कम शब्दों में लिखना। पल्लवन माने होता है कम शब्द में लिखा हुई बात है उसको विस्तृत शब्दों में लिखना, बहुत विस्तार से समझाना, ठीक है, भाव वही रहे। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, तो पल्लवन माने होता है विस्तारण। पल्लवन को विस्तारण कहते हैं, भाव विस्तारण कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो बढ़ा चढ़ा करके लिखना, और संक्षेपण कम शब्दों में लिखना। अगला प्रश्न आपका टिप्पणी। टिप्पणी टिप्पणी क्या होती है भाई? टिप्पणी की अगर बात की जाए तो किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी प्रकार के पत्र पर आधिकारिक रूप से लिखित रूप से अगर कोई प्रतिक्रिया दी जाती तो उसी प्रतिक्रिया को टिप्पणी कहते हैं। जैसे कि आजकल टिप्पणी आप लोग करते होंगे फेसबुक पर, कमेंट जो आप करते हो, तो कमेंट एक प्रकार से टिप्पणी एक प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। तो जब यही टिप्पणियाँ, खास करके अगर मैं कार्यालय हिंदी के संदर्भ में अगर आपको बताऊं, तो टिप्पणी का ये मतलब होता है कि कोई कार्यालय है और कोई बड़ा कार्यालय है, कोई छोटा कार्यालय है। तो मान लेते हैं कि बड़े छोटे कार्यालय ने कोई पत्र लिखा उस पर, तो उसको उसके रिप्लाई में कोई टिप्पणी लिख करके या उस पर कोई कमेंट करके वहाँ से कोई पत्र वापस आ गया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो पत्र आ गया, या टिप्पणी करके उस पर कि भाई ये चीज़ें इस पर आपको सुधारनी चाहिए, या कोई प्रतिक्रिया स्वरूप आलोचना करके, या कई प्रकार की अपनी विचारधाराओं को उसमें बता करके भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये सब टिप्पणियाँ होती हैं। तो क्या होता है, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी प्रकार के पत्र पर, मतलब कोई भी प्रकार का पत्र हो, सभी प्रकार के पत्र पर आधिकारिक रूप से लिखित रूप में, आधिकारिक यानी ऑफिशियली, कोई ऐरू गैरू टिप्पणी नहीं, एक प्रकार से वो होता। कार्यालयी हिंदी की अगर बात की जाए तो वो टिप्पणी जो कि आधिकारिक रूप से एक प्रकार से जायज़ है, औपचारिक तरीके से लिखी गई टिप्पणी है, लिखित रूप में है, तो उसको बोलते हैं टिप्पणी, ठीक है, प्रतिक्रिया जो दी जाती है। टिप्पणी के विभिन्न प्रकार होते हैं, और कभी कभी यह अधिकारियों के द्वारा स्वयं भी लिखी जाती है टिप्पणियाँ, जबकि कभी कभी कार्यालय के टिप्पणी लेखक जो होते हैं वो होते हैं टिप्पण लेखक जिनको कहते हैं। अच्छा, आप टिप्पणी और टिप्पण में भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। टिप्पण जो होता है, टिप्पण एक ये क्रिया होती है, टिप्पण प्रक्रिया के द्वारा टिप्पणी लिखी जाती है। टिप्पण माने होता है लिखने की प्रक्रिया, यानी टिप्पण एक प्रक्रिया और टिप्पणी उस प्रक्रिया का प्रतिफल है, परिणाम है। तो समझ गए बातें। टिप्पण क्या होता है, लिखने की कला होती है, यानी टिप्पणी लिखने का जो प्रोसेस होता है, यानी टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, तो क्रिया, वो प्रक्रिया जो होती है वो कहलाता है टिप्पण। और टिप्पण क्रिया के द्वारा जो हमको लेख प्राप्त होता है, जो कमेंट मिलता है, उसी कमेंट को बोलते हैं टिप्पणी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया टिप्पण। तो टिप्पण लेखक बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कार्यालय में बैठे रहते हैं, तो वो एक प्रकार से टिप्पणी करके वो भेज देते हैं। टिप्पणी को अत्यंत संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि उनके जो उसके अनुसरण करता है टिप्पणी को समझने के लिए, या फिर जो चीज़ें उसमें कमी रह गई है उस कमी को जान सकें और उस कमी को एक प्रकार से पूरा कर सकें, जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को सुधार सकें। तो टिप्पणी इसीलिए स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, 50 शब्दों में लिखना है इन प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, पत्र में मुख्य रूप से कौन कौन अंग
बिंदु मतलब अंग माने बिंदु, आप ये भी कह सकते हैं। तो पत्र में मुख्य रूप से कौन कौन अंग होने चाहिए, एक पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं या कौन कौन से बिंदु होते हैं खास करके एक पत्र के। तो पत्र में मुख्य रूप से अगर बात की है कौन कौन से अंग पत्र के होते हैं, तो सबसे पहला बात पत्र में क्या होता है, कोई भी पत्र आप लिखते हैं तो सबसे पहली बात होता है प्रेषक का नाम और पता होता है। प्रेषक माने होता है भेजने वाला, यानी जो आपके पास पत्र भेजेगा सबसे पहले एक प्रकार से उसका, तो सबसे पहला अंग क्या हो गया, उसका नाम, यानी प्रेषक का नाम। किसका नाम भैया, प्रेषक का नाम। प्रेषक माने जो भेजने वाला है पत्र को, उसका नाम होना चाहिए और उसका पता भी होना चाहिए। तो क्या होना भाई, नाम और पता ये दोनों होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात एक पत्र में क्या होनी चाहिए, प्राप्तकर्ता का नाम और पता, यानी कहाँ पर भेजना है तो उनका नाम, और एक प्रकार से किस एड्रेस पे भेजना तो उसका एड्रेस, यानी नाम और पता प्राप्तकर्ता का भी अनिवार्य है एक अंग पत्र के रूप में, और एक पत्र के अंग के रूप में जो प्रेषक है यानी भेजने वाला है उसका भी नाम और पता। तो भेजने वाले का नाम पता और जो ग्रहण करने वाला है प्राप्तकर्ता उसका भी नाम पता। समझ में आ रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तुरंत एक प्रकार से बताना कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत मैं आपको फिर से समझा दूंगा। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, दिल खोल करके पूछो, जो कमी हम में रह रही है उस कमी को भी बताओ। अगर कोई गलती होती तो डांट सकते हो, आप बता सकते हो कि जो है भाई इसमें आपकी कमी आ रही है, तुरंत उसको सुधारा जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा है और इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा आपकी परीक्षा के अंत समय तक। आप जब तक पढ़ेंगे मैं आपको तब तक पढ़ाने का प्रयास करूंगा, मेरी तरफ से शिथिलता नहीं आएगी, बस आपको भी हमारे साथ मैदान में चलना पड़ेगा। कहा भी गया है कि भाई हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं है। तो बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना एक प्रकार से वो पुरानी बातें हो गई। अब हमको क्या करना है, कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं है, जरा नीचे से हाथ लगाए तो रखे। तो हम लोगों को नीचे से हाथ लगा करके आगे बढ़ना, थोड़ा बहुत पानी रोक करके हमको आगे बढ़ना है, हमको रुकना नहीं है। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। तो बगल से निकलने का एक प्रकार से हमको तरीका निकालना है और उसी तरीके को हम निकालते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पहाड़ पर आपको नहीं चढ़ने देना चाह रहा हूं मैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें और भ्रमित हो जाएं उसी में। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके के रूप में आपके समक्ष आया हूं और जानकारी भी आपको भरपूर मिलेगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको मॉडल पेपर के माध्यम से इतनी जानकारी दे दी जाती है कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपने आप में। आपके कॉलेज में शायद इस प्रकार से आपको हल ना करवाया जाता हो और इसीलिए जो चीज़ आप नहीं पाते हैं उसको मैं देने का प्रयास करता हूँ। बस आप लोगों का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलें तो सबसे पहली बात भाई, जो पत्र का अंग होता है सबसे पहला प्रेषक का नाम और पता, दूसरा प्राप्तकर्ता का नाम और पता, ठीक है। तीसरी चीज होता है विषय संकेत, यानी किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं उसका संकेत भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात है कि भाई संबोधन किसको आप कर रहे हैं, किसके प्रति लिख रहे हैं, क्या संबोधन, संबोधन मतलब समझ रहे हैं, संबोधन माने होता है श्रीमान, महोदय और उसके नीचे ऐसे क्या लगा होता है ये एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये ठीक है विस्मयादिबोधक। तो ऐसे लिखा आपने महोदय, महोदय, ठीक है, या लिखा आपने श्रीमान, तो उनका एक प्रकार श्रीमान किसको आप लिख रहे हो एक प्रकार से वो होता नहीं कि, तो संबोधन भी होना चाहिए पत्र में। पहला प्रेषक का नाम, दूसरा प्राप्तकर्ता का नाम, तीसरा विषय संकेत, चौथा संबोधन होना चाहिए, पांचवा क्या होना चाहिए पत्र में, पत्र की जो मुख्य सामग्री है आप क्या लिख रहे हो वो मुख्य सामग्री का भी होना परम आवश्यक है। इसके अलावा छठा अंग होता है समापन सूचक शब्द। समापन सूचक शब्द मतलब होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, या एक प्रकार से आप देखते नहीं कि लिखा रहता है आपका आज्ञाकारी, जो ये होता है कि योर ओबेडेंटली, ठीक है, ऐसे लिखा नहीं रहता अंग्रेजी और हिंदी में, नीचे इधर बाएं साइड में मतलब दाएं साइड में इधर, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपका जो समापन सूचक शब्द है वो भी अच्छा होना चाहिए और वो भी होना जरूरी होता है पत्र में। सातवीं चीज हस्ताक्षर और नाम भी होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर और आपका नाम ये दोनों होना चाहिए इसकी जो पत्र लिख रहा हो। इसके अलावा आठवीं चीज संलग्नक, यानी अगर कोई व्यक्ति एक प्रकार संलग्नक का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई कुछ रिलेटेड चीज़ है तो उसको भी उसी में लिख दिया जाए। और नौवां तब तो होता है पुनः, यानी कि एक प्रकार से मतलब दोबारा से उसको चेक वगैरह या फिर एक प्रकार से अच्छे तरीके से लिखे ताकि कोई गलती ना हो, तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। और तारीख, डेट, इन सभी का भी मेंशन होना चाहिए। तो ये सब एक प्रकार से होते हैं क्या पत्र के मुख्य रूप से अंग, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त भी कभी कभी पत्रों में कुछ अन्य विषय वस्तु भी आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं जितना मैंने आपको बताया। तो ये हो गए आपके क्या भाई पत्र के मुख्य रूप से अंग। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर, पल्लवन।
पल्लवन क्या होता है भाई? पल्लवन का सीधा सा मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था संक्षेपण का मतलब। तो पल्लवन जो होता है वो क्या होता है? पल्लवन की बात की जाए तो पल्लवन जो होता है पल्लव से बना हुआ है। पल्लव, पल्लव का मतलब जानते हैं? गांव वगैरह में पूजा होती, पंडित जी कहते हैं कि भैया आम एक पल्लव ले आओ। तो पल्लव में एक पाती होती कि दुई पाती होती कि 4-5 पाती होती? तो पल्लव में 4-5 पाती या 10 पाती होती। पाती माने पत्ती। तो एक पल्लव में 4-10 पत्तियों का एक प्रकार से ढांचा होता है, तो वो पल्लव होता है। एक पाती को पल्लव नहीं कहते हैं। जब कई पत्तियां मिलती हैं तो उसको हम पल्लव कहते हैं। तो पल्लव का सीधा सा मतलब होता है भैया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें। पल्लव माने क्या होता है? विस्तारण। पल्लवन, पल्लव से बना है पल्लवन। पल्लवन माने बढ़ाने की क्रिया, विस्तार करने की क्रिया। अच्छा, इसीलिए इसको विस्तारण भी कहते हैं। विस्तार करने की क्रिया को विस्तारण। पल्लव यानी कि एक प्रकार से ये भी विस्तार के शब्दों में आ गया, चूंकि पाता में कई पत्ते होते तो पल्लव का मतलब क्या होता है? विस्तार से लिखना। तो कोई छोटी वस्तु है, विषय वस्तु है, उसको बहुत विस्तार से समझाना, लिखना, वो होता है पल्लव या पल्लवन। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? समझ आ रही? तो पल्लवन एक प्रकार से वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? किसी सूत्र को, किसी विचार को, किसी भाव को, किसी वाक्य को, किसी सूक्ति को, किसी कथन को आप विस्तार से लिखते हैं, विस्तार से समझाते हैं। तो वो क्या होती है? वो होता है पल्लवन। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये होता है पल्लवन। ठीक है, संक्षेपण तो आपके समझ में आ गया था। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेप या सार। ठीक है, मेन चीजें जो 10 पन्ने में लिखी हैं उनको एक पन्ने में समझा देना। बड़े बड़े उपन्यास होते 300-300 पेज के, उसको एक प्रकार से एक पन्ने 2 पन्ने में समझा देना, वो होता है आपका संक्षेपण। पल्लवन होता है जैसे कोई छोटी विषय वस्तु दी गई है उसको बड़े भाग में लिखना, मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा नहीं, मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा विस्तार से समझाना, उसकी व्याख्या करना, ये होता है पल्लवन। बात की जाए पल्लवन की, तो पल्लवन की विशेषता भी अगर आपसे पूछे तो पल्लवन की कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि पल्लवन एक गद्य कृति होती है, रचनात्मक विधा है पल्लवन। ठीक है, मूल विषय की बाध्यता होती है, यानी जो लिखा है उसमें जो सूक्ति छोटा शब्द है उसी के इर्द गिर्द आपकी बातें घूमनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पल्लवन लिख रहे हैं तो आहनिक बहानी लिखें, जो आपका मन कर रहा है वो लिखेंगे। नहीं, जो मूल बातें हैं, जो आपको कथन दिया गया उसी कथन के अनुकूल ही आपको लिखना है। ठीक है, स्वाभाविकता भी होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, कॉपी करके कहीं से नहीं लिखना है आपको, मौलिकता होनी चाहिए। आप कल्पनाशीलता का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, स्वच्छंदता होती है पल्लवन लिखते समय आपके पास। गत्यात्मकता यानी तारतम्यता। गत्यात्मकता माने होता है कि एक प्रकार से ऐसा लिखे ताकि पाठक को पढ़ने पर मजबूर करें आप। कोई छोटी चीज़ों को थोड़ा बड़े स्तर पर थोड़ा उसका टाइम उसमें लगे पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि भाई वो एक लाइन में पढ़ करके सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करे। तारतम्यता हो कि एक लाइन अगर पढ़ लीस तो दूसरी लाइन पढ़े मजबूर कर दियो। जैसे कि आजकल कहा है कि वेब सीरीज जब बनती तो कोनो वेब सीरीज अगर आप देखोगे, एक पार्ट देख लिया 2 पार्ट ढंग करके, तो तीसरा पार्ट देखने का इच्छा आपके मन में वैसे जागृत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से गत्यात्मकता बहुत जरूरी होती, चाहे आप कॉपी लेखन कर रहे हैं, चाहे आप कोई पल्लवन लिख रहे हैं, या कोई लेख लिख रहे हैं, चाहे निबंध लिख रहे हैं, चाहे कोई गद्य रचना लिख रहे हैं, सब में होने शब्दों का चयन आपको अच्छा करना चाहिए पल्लवन लिखते समय। भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। भाषा ज़्यादा कठिन भी नहीं होनी चाहिए, सरल भाषा होगी तभी लोग उसको पढ़ पाएंगे। जटिलता जब हो जाती तो लोग समझ नहीं पाते। अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, ईमेल। ईमेल किसे कहते भैया? ईमेल बताओ का हुआ है? सब जानत हो वो ईमेल, एक बताओ जरूरत नहीं है, लेकिन ईमेल की बात की है तो ई माने होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई माने क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक। और मेल माने होता है मेल मिलाप, एक प्रकार समझते नहीं? तो वही होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेल करवा देना। समझ रहे हैं? तो ईमेल का मतलब होता है क्या? ईमेल क्या है? कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजे जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सूचना को हम ईमेल कहते हैं। एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में भेजी जाने वाली सूचना को ईमेल कहते हैं। पहले ईमेल नहीं था, तब पत्र लिखा जाता था, तो पत्र में क्या होता है? बड़ा टाइम लगता है, खर्चा भी पत्र में ज़्यादा लगता है। ईमेल में कोई खर्चा नहीं लगता है, बस नेट अगर आपके पास है और फलाने के पास भी नेट है तो आराम से ईमेल भेज सकते हो। और ईमेल पत्र के स्वरूप में, पत्र का स्ट्रक्चर, जो पत्र का स्वरूप होता है, यानी कि जो लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर में आप लिख भी सकते हो उसमें। यानी जिस प्रकार से आप प्राप्तकर्ता का नाम और एक प्रकार से जो
संलग्नक हैं या एक प्रकार से जो पुनश्च है, सारी चीज़ों को, या फिर जो आपके एक प्रकार समापन सूचक शब्द हैं उन सभी को आप एक तारतम्य में एक उचित स्थान दे सकते हो। उसमें दाएं लिखना है, बाएं लिखना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ पर स्पेस देना है, सारी चीज़ें ईमेल में हो जाती। फोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भी आप भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। इसके अलावा आप पीडीएफ नोट्स भी भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं ईमेल, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें, ईमेल यही होता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार से कार्यालयी संबंधित हर एक चीज़, कार्यालय है चाहे व्यक्तिगत आपको भेजना है या फिर कोई व्यावसायिक मामला है, सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और इन सूचनाओं के साथ इनके संलग्नक आवश्यक तस्वीरें तथा अन्य सामग्रियां भी भेजी जा सकती है कि भाई कुछ और भेजना है, उसी के साथ कुछ लिखा और कुछ उसके संलग्नक का मतलब होता है कोई एक प्रकार से कोई बायोडाटा या फिर एक प्रकार से कोई उसको उदाहरण के स्वरूप में कुछ चीज़ पेश करना ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कहते नहीं कि भाई कोई आपसे बोले कि भाई तुमने सबूत वगैरह जिसको आप बोलते हैं कि भाई अगर ये मैं लिख रहा हूँ या इसको करना, तो उसको लेकर के उसका पूरा सबूत वगैरह भी आप भेज सकते हैं कि भाई इस आधार पर मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक प्रकार से वो भी आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है परिभाषिक शब्दावली क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। देखें फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ईमेल के कितने भाग होते हैं? तो ईमेल के एक प्रकार से मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला होता है हेडर, जो हीडर लिखा होता है यानी कि मुख्य चीज़ें। दूसरा होता है बॉडी, यानी इसका एक प्रकार से जो सामग्री होती है, पहला ऊपर जो हेडर यानी शीर्षक जो होता है पहला, और होता है दूसरी बॉडी यानी जो उसका है, तीसरा एड्रेस होना चाहिए, चौथा सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ईमेल में, 4 भाग होते हैं ईमेल के। परिभाषिक शब्दावली क्या है भाई? परिभाषिक शब्दावली की बात की जाए तो अलग अलग विषय में आप देखते हैं अलग अलग कुछ परिभाषिक शब्द होते हैं जो कि कठिन होते हैं, जिनकी परिभाषा दी जा सकती है। जैसे कि अलग अलग शब्दों में आप देखिएगा, प्रत्येक विषय अथवा क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उसी विषय विशेष अथवा क्षेत्र विशेष में कुछ अर्थ होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण रूप से परिभाषिक होते हैं तथा कुछ शब्द अर्ध परिभाषिक होते हैं। जैसे कि साधारणीकरण एक काव्यशास्त्र का शब्द है हिंदी में, तो उसका अलग अर्थ। साधारणीकरण का मतलब होता है कि भाई कोई कविता है तो कविता लिखी गई, तो कविता में जो रस है उस रस को एक प्रकार से पाठक अगर समझ पा रहा है, जो उसमें रस है उस रस का रसास्वादन कर पा रहा है पाठक, तो वो एक प्रकार से साधारणीकरण तभी होता है। तो साधारणीकरण एक प्रकार से परिभाषा साधारणीकरण की दी जा सकती, साधारणीकरण की विशेषताएं बताई जा सकती हैं। साधारणीकरण, प्रयोगवाद, जो हिंदी में प्रयोग होता है प्रयोगवाद शब्द, तो प्रयोगवाद भी एक प्रकार से परिभाषा प्रयोगवाद की दी जा सकती है। तो प्रयोगवाद एक प्रकार से अपने आप में एक परिभाषिक शब्द है जिसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। इसके अलावा त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या की परिभाषा आप दे सकते हैं। वृत्त की जो एक प्रकार से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। प्रत्येक त्रिज्या आपस में समान होती है, ये सब आप बता सकते हो। तो एक प्रकार से परिभाषिक शब्दावली। नाभिकीय संलयन केमिस्ट्री में आप देखते हैं तो वो भी एक परिभाषिक शब्द है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? नाभिक क्या किसमें होते हैं? कोई एक प्रकार से कोई केंद्र बिंदु होता है, तो उसी को नाभिक, एक गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसको नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, इन सभी में नाभिक पाए जाते हैं। तो उन्हीं नाभिक में एक प्रकार से क्या होता है, आप देखते हैं सूर्य में जो किरण होती है नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान दें। तो इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये परिभाषिक शब्द हैं। आप देखते हैं जैसे कि कुछ और शब्द हैं, तो ये सब परिभाषिक शब्द हैं। जबकि एक्ट माने क्या होता है? कार्य, काम करना। रस, क्रेडिट, चार्ज, ये सब अर्ध परिभाषिक शब्द हैं। तो परिभाषिक शब्द जिनकी परिभाषा दी जा सकती है पूर्ण रूप से, अर्ध परिभाषिक शब्द जिनकी परिभाषा आप अच्छे तरीके से मतलब कि जो एक प्रकार से आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी के लाभों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी के लाभों पर संक्षेप में। डिजिटल लाइब्रेरी को साइबर लाइब्रेरी भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा कि भाई डिजिटल क्या है। तो डिजिटल माने होता है जैसे कि कंप्यूटर जो उन्हें लाइब्रेरी में रखा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। साइबर लाइब्रेरी, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में साइबर लाइब्रेरी होती है, बड़े बड़े कॉलेजों में आप देखिएगा, ठीक है, साइबर लाइब्रेरी होती है जिसमें आपको कंप्यूटर रखा रहता है और कंप्यूटर एक होता है पूरा आपका सिस्टम होता है और उसी सिस्टम पर आप जा करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है।
तो वो होती है डिजिटल लाइब्रेरी। तो उसका क्या क्या लाभ होता है? तो डिजिटल लाइब्रेरी के कई लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, बिना समय गंवाए सूचनाओं की तुरंत प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तुरंत ही गूगल करो, फट से जुड़ते जाएगी जानकारी तमाम। आराम से पढ़ो, बैठ के पंखा चलता है, हरा 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 रठू, कापी पेन ले लो, आराम से जोन पढ़े को एक सिलेबस अपन निकाल लो एक पन्ना में, वही सिलेबस दे के आराम से एक एक टॉपिक सर्च करो, आराम से पढ़ो। तो ये होता है इसका, बिना समय गंवाए आप सूचनाओं को तुरंत पा सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी में। दूसरी बात, प्राप्त डाटा विश्वसनीय एवं गुणवत्ता युक्त होता है। जो आप गूगल पर सर्च करके जानकारी ग्रहण करते हैं तो उसमें जो नई नई चीज़ें, जो अपडेट चीज़ें होती हैं वो आती रहती है। जबकि आप बुक्स से जब पढ़ते हैं तो बुक्स अगर पुरानी है, आप देखिए जो सीरीजें आती हैं मार्केट में, जो सीरीज आती छप करके, उसमें 1988 1999 का डाटा दिए होते हैं। बहुत सारे जो नए सीरीज सब छपती हैं उनमें 2010 का डाटा, कोई सीरीज पुरानी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जैसे 2022 की सीरीज आई तो क्या 2022 में जो क्वेश्चन छपे थे 2023 में सिलेबस बदला थोड़ी ना, वही क्वेश्चन फिर बस खाली उसकी जो दफ्ती होती है, उसका जो पहला पेज होता है वही बदल करके उसमें 2023 छाप करके और फिर से उसे पंच करके दे देते हैं आपको। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, आपका विश्वसनीय डाटा होता है, ओके। इसके अलावा गुणवत्ता युक्त होता है, क्वालिटी होती है उसमें। तीसरा लाभ होता है स्थान की कमी करना। स्थान की कमी मतलब क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी से स्थान की कमी भी एक प्रकार से होती है। कोई डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई उधर, तो इससे भी क्या होता है कि भाई स्थान की कमी भी होती है। और चौथी बात ये होती है कि संचार एवं इंटरनेट कार्य में त्वरित गति होती है, मतलब कि उसमें गति मिली रहती, संचार के साधनों का विकास होता है, लोग नई नई चीज़ों को जानकारी पाते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से। बच्चे लैपटॉप चलाना या फिर कंप्यूटर चलाना जान जाते हैं। अगली चीज़ ये है कि भाई सूचना के व्यवसायीकरण की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा छठा लाभ ये है कि ज्ञान की वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा विश्वव्यापीकरण पर भी बल मिलता है, चूँकि आप गूगल पर रहें या फिर अन्य, जब आप नेट से जुड़े होते हैं तो पूरे संसार से जुड़े होते हैं। आप दुनिया के किसी कोने को एक प्रकार से आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो जियोग्राफी तो बड़ा आसान हो गया जब से मैपिंग वाला सुविधा दे दिया है गूगल ने, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, संसाधन सहभागिता में वृद्धि और अनेक लाभ भी होते हैं डिजिटल लाइब्रेरी से। डिजिटल लाइब्रेरी के ये सारे लाभ हैं, लेकिन कुछ हानियाँ भी होती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में जो बच्चे कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो केवल जो है मौज लेने जाते हैं वहाँ पर। डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे इस समय तो IPL चल रहा है, लोग हम देखे हैं डिजिटल लाइब्रेरी में जा करके वो सभी लड़के IPL देखते हैं, उसी में नेट रहता ही है, वाईफाई लगी ही है, ब्रॉडबैंड की सुविधा है, लाइट पंखा बिजली सब है एकदम से फिट से। जाते हैं वहाँ पर एक प्रकार से पढ़ते नहीं, बहुत सारे बच्चे दूसरा चीज़ देखने लगते हैं, उसमें मूवीज़ देखते हैं बहुत सारे बच्चे उसमें जा करके। लेकिन जब भाई वो पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए, लेकिन क्या आप 2-3 मिनट पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2-3 घंटे आप पढ़िए और उसके बाद में जो समय आपका बच रहा है तो 2-3 घंटे आप देख सकते हो। भाई 2-3 घंटे अगर पढ़े हैं तो आप 10-12 मिनट आप या फिर 1-आध घंटा आप पिक्चर भी देख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा माइंड आपका फ्रेश होता है, रिलीफ होता है। ये मत सोचो कि 15 घंटा पढ़ना पड़ता है IAS के लिए या उसके लिए 2000, मतलब एक प्रकार से डेली 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता है, बस केवल खाना पानी दरवाजे से पहुँचेगा। बहुत सारे लोग गाँव बताते होंगे कोई IAS बन गया, तब गाँव वाले जो बताते कि अरे वो फलाने IAS बन गए, तो कह रहे तो एक जने वही मास्टर एक जने बुद्धिजीवी क्यों रही हैं, कोई बुद्धिजीवी नहीं मिली है, तो कहीं है अरे वो फलाने के लड़का भैया सुबेरबा घुसर जात रहा कमरवा मैहन और वही नीचे में से एक जगह बनवाए रहा दरवाजबा से, बस वही खिड़किया से वही कोनो जोन एक प्रकार से थोड़ा सा जगह बनाते हैं, उसी जगह से बस खाली खनवा और पानी पहुँचा देते रहे, एक लोटा पानी और एक थरिया खाना, और वही खाना खा लेता था, उसी में सब कुछ कर लेता था और दिना रतिया पढ़ाता रहा। कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, जो कहता हो कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं, 10 घंटे पढ़ता हूं, उसको मेरे सामने ले आओ तो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई की, फिर वो समझिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, मौज ले रहा है पढ़ाई की। और मतलब एक प्रकार से मौज का मतलब ये है कि वो खाली दिखाने के लिए पढ़ता है लोगों को कि भाई देखो मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई मुश्किल से जब आप देखिए 1 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ने के बाद में 15 मिनट एक प्रकार से आप उस पढ़ाई को रिकॉल करें, तब पढ़ाई मानी जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करने से मतलब नहीं होता, पढ़ाई आपके दिमाग में रुके ये मतलब होता है।
तो अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट आप उसको रिकॉल करें, फील करें, 10 मिनट घूम टहल लें इधर उधर। इससे क्या होता है, आप जो पढ़ते हो आपके माइंड में रुकता है। तो पढ़ने का सही तरीका ये है, ये नहीं कि भाई पढ़ते चले गए 2-3 घंटा बैठे हैं, तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बस दिखावटी आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब है। आगे बढ़ते और भी यानी कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी क्या होती है? कार्यालयी हिंदी का क्या मतलब होता है? तो कार्यालयी हिंदी की बात की जाए तो संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का शब्द प्रयोग किया जाता है और संवैधानिक स्तर पर, और इसीलिए कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि समान नागरिक राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों को हिंदी मानते हैं, ठीक है, मानते आए हैं, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा, बैंकों में प्रयोग होने वाली भाषा, ठीक है। तो राज की भाषा मतलब होता है, राज की भाषा, इसका मतलब होता है राज का जो कामकाज है पूरे देश का, वो कामकाज हिंदी में हो रहा है, इसका मतलब होता है कार्यालयी हिंदी या ऑफिशियल भाषा। प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, कार्यालय की भाषा, वो होती है कार्यालयी हिंदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही है कार्यालयी हिंदी, ये बात ध्यान रखिएगा। 1947 में संविधान सभा के गठन के बाद से राजभाषा पर चर्चा की जाने लगी और उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में से किसी एक को राजकाज की भाषा बनाने पर बहस हुई और बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रख दिया गया और लंबे समय तक चली तमाम सारी बहस हुई राजभाषा को लेकर के। बाद में आखिरकार 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इसीलिए 14 सितंबर को एक प्रकार से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके उसी दौरान उस प्रावधान में यह भी शामिल कर लिया गया था कि अंग्रेजी 15 वर्षों तक हिंदी की सहभाषा, यानी साथ साथ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा, मतलब कि जैसे कोई कार्यालय में अगर हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ ही साथ अंग्रेजी का भी होगा। क्योंकि अंग्रेजी वाले जो थे वो भी उस समय थे, अंग्रेजी चूँकि सभी की भाषा थी तो अंग्रेजी को ख़त्म तो एक बार कर नहीं सकते थे, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी, यानी बाईलिंगुअल चलती रही और 15 वर्षों के बाद में ख़त्म करने की बात कही गई थी अंग्रेजी की। लेकिन आज विडंबना देखिए कि अंग्रेजी जो है आज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो लोग आपकी मज़ा लेते हैं कि भाई अंग्रेजी नहीं जानता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, संशोधन होता गया, लगातार अंग्रेजी आज भी बनी हुई है, अंग्रेजी ही शासन व्यवस्था की भाषा आज भी बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो कार्यालय हिंदी माने होता है कामकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, वो होती कार्यालय हिंदी। अगला प्रश्न, सरकारी या कार्यालयी पत्र। सरकारी या कार्यालयी पत्र क्या होता है भाई? सरकारी या कार्यालयी पत्र की अगर बात की है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्यालयी पत्र जो होता है, सरकारी पत्र, तो ये ऐसा पत्र होता है जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है और इसमें सरकार की किसी निर्णय या कोई समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए या किसी नीति को निर्धारित करने के लिए इन सभी को विषय बना करके एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है। इसी को बोलते हैं सरकारी पत्र। और देखिए, जो सरकारी पत्र होता है एक निश्चित ढांचे में ढला होता है, इसकी सामग्री बिल्कुल तथ्यपरक होती है, संयत होती है, स्पष्ट होती है और शुद्ध होती है। अगर ऐसा ना हो तो एक प्रकार से फिर सरकारी पत्र में त्रुटियां आ जाती हैं। सरकारी पत्र की अगर बात की जाए तो लेखक की अपनी कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए, तर्क संगत और विधि संगत कथन होने चाहिए और उसके अलावा कोई बनावटी बात अपने तरफ से नहीं होनी चाहिए। पत्र की सारी सामग्री यथार्थपरक तथ्यों, नियमों और उपनियमों के बंधन में बंधी होनी चाहिए। ये होता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र की बात की जाए तो सरकारी पत्र हमेशा और हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि इसमें आई और मी नहीं होता है, इसमें ही, सी, इट, ये सब होते हैं, ठीक है। उसका, उसकी, उसके, ये सब होते, दे, वे, मतलब कि ये सब होते, मतलब कि वे, ये इस प्रकार से, ठीक है। यानी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और सरकारी पत्रों की रीढ़ क्या होती? संक्षिप्तता। क्योंकि सरकारी कामकाजों में अगर बड़ा लंबा पत्र हो जाएगा तो सरकारी कर्मचारी इतने ज़्यादा आलसी मतलब होते नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ होते थे तो उसमें क्या होता है कि लोग उसको पढ़ते नहीं। जब बड़ा पत्र होगा तो टाइम चूंकि होता नहीं, बहुत काम होता सरकारी लोगों के पास भी, तो पड़ा रहेगा किनारे, तो बहुत धीमे काम होता। सरकारी काम आपको पता होता धीमे होता है, तो इसीलिए सरकारी पत्र अगर लिख रहे हैं कोई व्यक्ति या सरकारी पत्र लिखते समय लेखक को क्या चाहिए कि भाई कम शब्दों में लिखे। संक्षिप्तता रीढ़ मानी जाती सरकारी पत्रों की, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकारी पत्र बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया
सरकारी पत्र या कार्यालयी पत्र की बात की है, बात एक ही होती है। ओके, कार्यालयी पत्र क्या होता है? सरकारी कार्यालय में प्रशासकीय कार्य के निष्पादन के लिए समय समय पर जो पत्र व्यवहार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच में होता है उसी को कार्यालयी पत्राचार कहते हैं। और यह पत्र व्यवहार विभागीय अधिकारी अथवा अधिकारियों के द्वारा संबंधित व्यक्ति को या संस्था को या कार्यालय के बीच में किया जाता है और लिखा भी जाता है। तो ये होता है आपका कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र, बात एक ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आपने अति लघु उत्तरीय मतलब प्रश्नों को जाना, अति लघु उत्तरीय को, जिनको 50-50 शब्दों में लिखना था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन निकल गया मुँह से। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आए, आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। अगला देखिए, खंडवा। खंडवा की बात की जाए तो केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। पहला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है? कार्यालयी हिंदी का प्रयोग क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पर कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र की बात किया या विषय क्षेत्र की बात की, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो कार्यालयी हिंदी की बात किया है तो इसमें कई प्रकार के पत्र आ जाते हैं और उसका कार्यालय से संबंधित अधिकारियों से होकर के आप देखते हैं लिपिक माने बाबू यानी क्लर्क जिसको कहते हैं, उनसे लेकर के अन्य कर्मचारी तक कार्यालय हिंदी में उस पर टिप्पणी होती है। टिप्पणी के बाद में प्रतिवेदन भी लिखा जाता है और भी कई सारी चीज़ें। तो ये सब एक प्रकार से कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र है। मैं आपको विस्तार समझाता हूँ। सबसे पहली बात, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग में सबसे नंबर 1 पर आता है टिप्पण। टिप्पण की जो भाषा होती है कार्यालयी हिंदी में ही होती है। कार्यालय में होने वाला जो लेखन रूप होता है उसमें सुझाव कोई देना हुआ किसी कार्यालय को या किसी व्यक्ति को, कोई एक प्रकार से संकेत देना हुआ, कोई निर्देश देना हुआ, तो ये सब एक प्रकार से कोई सूचनाएं देनी हुई, तो इसी सबको हम टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया देनी हुई किसी मुद्दे पर तो वो टिप्पणी होती है। और टिप्पणी लिखते समय हमको कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करके लिखना होता है। तो टिप्पणी लेखन को टिप्पण कहते हैं और टिप्पण खास करके कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पहली बात। दूसरा जो आपका है वो कौन सा होता है? प्रारूपण। प्रारूपण का मतलब क्या होता है? पत्र का कच्चा अथवा एक प्रकार से वो सांचा एक प्रकार जिसको आप बोलते हैं उसी को पत्र का एक प्रकार प्रारूपण बोलते हैं। प्रारूपण माने इसे पत्र आपको कोई लिखना है तो पत्र लिखने की कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ों को पहले से एक योजना बना लेना, उसी को बोलते हैं प्रारूपण। पत्र का कच्चा अथवा अंतिम रूप किसी पत्रादि का प्रारूपण तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, यानी कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र में प्रारूपण को मसौदा लेखन कहते हैं, सांचा बनाना जिसको बोलते हैं। सांचा माने समझ रहे हैं? ईंट का भट्ठा देखा है आपने? तो ईंट के भट्ठे में आप देखते जो मट्टी होती है, मट्टी को गीला करके एक सांचा होता है, उसी सांचे में मिट्टी डाल दी जाती है। तो वो सांचे में जब मिट्टियाँ डाल देते हैं तो उसमें जो सांचे में छपा हुआ चीज़ होता है वो उस ईंटे में छप जाता है और फिर उसको भट्ठे में करके उसको पकाया जाता है तो ईंटा बन जाता है और ईंटे पर लिखा हुआ तमाम प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ठीक उसी प्रकार से पहले से एक सांचा बना लेना, एक योजना बना करके कि भाई हमको यहाँ पर ये लिखना है, प्राप्तकर्ता का नाम क्या होगा, प्रेषक का नाम क्या होगा, क्या संलग्नक का हमको प्रयोग किसका करना है, ठीक है, क्या एक प्रकार से मुख्य सामग्री क्या होगी, सारी चीज़ें पहले से निर्धारित कर लेना। एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लेना कि हमको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है और किसको लिखना है, किसका किसका नाम होना चाहिए, किस तारीख को लिखना है। पहले से अगर तैयारी हो जाती है तो इससे क्या होता है भैया, इससे यह होता है कि आप जब वास्तविक चीज़ें आती लिखने के लिए तो आप अच्छे करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ मॉडल पेपर मैं आपको देता हूँ, ये मॉडल पेपर ठीक प्रकार से प्रारूपण की ही भांति है। मॉडल पेपर जो मैं दे रहा हूं ये प्रारूपण की ही भांति है। कैसे प्रारूपण की भांति है? इसलिए प्रारूपण की भांति है मेरे भैया क्योंकि प्रारूपण जो होता है कच्चा चिट्ठा होता है, इसी प्रकार से पेपर के तरीके से ही मैंने इसको बनाया। जैसा आपका पेपर आता है एग्जाम में, आपके एग्जामिनर लोग बनाते हैं पेपर, वैसे मैंने पेपर बनाया है। तो ये क्या आपके एग्जाम को निर्धारित करेगा कि भाई इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको पता है तो आपको 100 नंबर मिल जाएगा? नहीं, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये कच्चा चिट्ठा है एक प्रकार से और पक्का चिट्ठा आपके पेपर में आएगा। सेम ऐसे होता है आपका कोई पत्र लिखने से पहले से ही तैयारी करना, पहले से ही एक प्रकार से लिख लेना, पहले से ही उस प्रिपेयरिंग करना, ये होता है एक प्रकार से प्रारूपण। तो उसको लिखने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है भैया? कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत ही आता। तीसरी बात होता है संक्षेपण। संक्षेपण मैंने आपको बताया ही था।
ठीक है, वो उसमें भी संक्षेपण में भी कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है, मतलब उसी भाषा के अंतर्गत होती है। क्योंकि किसी विस्तृत विवरण को या विस्तृत आख्या को या किसी बड़े वक्तव्य को, प्रतिवेदन को, पत्र व्यवहार को या लेखन को, वो एक प्रकार से उसके तथ्यों को, उसके निर्देशों को सुनियोजित तरीके से, सुरुचिपूर्ण तरीके से उसको संयोजन करके, समस्त अनिवार्य तथ्यों को शामिल करके, उपयोगी चीज़ों को शामिल करके प्रभावपूर्ण तरीके से संक्षिप्त संकलन ही क्या होता है, संक्षेपण होता है। और ये करने में एक प्रकार से खास करके कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। चौथा, कार्यालय हिंदी के अंतर्गत क्या होता है, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है भैया, इसको समझे। प्रतिवेदन जो होता है ये सरकारी कामकाज के संबंध में जांच या तथ्य अन्वेषण, सुझावों आदि का विस्तृत विवरण जो होता है उसी को प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है कि सरकारी कामकाज का जांच करने के से संबंधित जो एक प्रकार से पत्र प्रपत्र आदि होता है उसी को बोलते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में वह सूचना या जानकारी प्रस्तुत की जाती है जो सार्वजनिक रूप से यथा तथ्य ज्ञात की नहीं होती, मतलब ज्ञात नहीं होती है, किंतु प्रतिवेदन प्रस्तोता एक या एकाधिक से व्यक्ति, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हो सकता है, कोई आयोग हो सकता है, कोई समिति का सुझाव या कोई मंडल हो सकता है, उससे संबंधित व्यक्तियों या सरकारी तथ्यों को प्रामाणिक रूप से यथा तथ्य प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया जाता है प्रतिवेदन में। ठीक है, तो प्रतिवेदन एक प्रकार से कोई चीज़ कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करने का या उस कमी को बताने का, जनाने का, उसको सटीक करने का, समस्या का समाधान करने का एक प्रकार होता है, कार्यालय हिंदी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कार्यालय हिंदी के, वो है अनुवाद। अनुवाद करते समय भी कार्यालय हिंदी का यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का ही प्रयोग होता है। कार्यालय से संबंधित विविध प्रकार के साहित्य का अनुवाद सामान्यतः इस साहित्य के अंतर्गत प्रशासन कार्यालय का अनुवाद, डाकघर कार्यालय, रेल कार्यालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन कार्यालय, इन सभी कार्यालयों के कागजात को सम्मिलित किया जाता है अनुवाद के अंतर्गत। तो अनुवाद जो होता है वो भी कार्यालयी भाषा में ही होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है किसी भी देश के, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कार्यालयी भाषा में जितना अधिक औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है उतना व्यवहारिक जीवन के किसी क्षेत्र में नहीं देखा जाता है। यानी कार्यालयी हिंदी एक प्रकार से औपचारिक तरीके से लिखी गई हिंदी होती है, आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो संचार भाषा होती है वो होती है आम बोलचाल की भाषा। संचार भाषा क्या होती है, जैसे कि आम बोलचाल, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, माता अपने पुत्र से बात करती है, पिता और भाई बात करते हैं, मतलब एक प्रकार से पिता पुत्र बात करते हैं, भाई भाई बात करते हैं, दोस्त बात करते हैं, तो एक प्रकार से होता है संचार भाषा। क्लियर, समझ आई बातें? तो ये हो गया आपका कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र के बारे में टिप्पणी जो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, परिपत्र संबंधी प्रमुख जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डाली। परिपत्र, परिपत्र क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया। परिपत्र इंपॉर्टेंट चीज है परिपत्र। तो परिपत्र से संबंधी प्रमुख जानकारी संक्षिप्त रूप, मतलब संक्षिप्त प्रकाश डालिए उस पर। तो परिपत्र के बारे में बताइए, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, परिपत्र जो होता है एक प्रकार की सूचना होती है। कैसी सूचना होती है? ये सूचना ऐसी सूचना होती है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है, यानी अधिकारी लोग जो होते हैं वो कोई सूचना देते हैं किसको, अपने कर्मचारियों को। परिपत्र विभाग के निर्देश या अनुदेश से संबंधित होता है। परिपत्र का मतलब होता है अंग्रेजी में सर्कुलर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, करिकुलर नहीं, सर्कुलर। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप मान लेते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो निर्देश जारी होता है, प्रेस विज्ञप्ति जिसको आप बोलते हैं। देखिए प्रेस विज्ञप्ति, कोई सूचना होती तो प्रेस विज्ञप्ति आती है, तो प्रेस विज्ञप्ति में होता है। लेकिन जब क्या होता है, किसी एक प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ से बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो अफिलेटेड होते हैं। तो जो तमाम सारे कॉलेज जो होते हैं, जो अफिलेटेड होते हैं, उन्हीं कॉलेजों को जगाने के लिए, जताने के लिए, उनको कुछ आदेश देने के लिए सर्कुलर एक प्रकार से लिखा जाता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रकार से परिपत्र लिखा जाता है। ठीक है, ताकि वो जान पाएँ सभी जो कॉलेज, मतलब कि सभी जो कॉलेज हैं वो जान पाएँ कि भाई हमको ऐसे से करना है, कि भाई परीक्षा कब होगी ये यूनिवर्सिटी तय करती। तो वो एक प्रकार से परिपत्र बोल सकते हो उसको। तो परिपत्र क्या होता है, एक प्रकार की सूचना होती है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबंधित होता है। दूसरी बात, परिपत्र के एक सादा, मतलब परिपत्र जो होता है, परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी भी किया जाता है
जिस पर सभी संबंध कर्मचारियों से सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए थे कि भाई सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची। तो सादा पन्ना भी होता है परिपत्र के साथ, जिस पर सभी के सिग्नेचर होते प्राप्तकर्ता के। इसे छपवा करके रिकॉर्ड में रख लिया था ताकि यह बात अगर कभी छिड़े कि भाई हमारे तक सर्कुलर नहीं पहुंचा था, पत्र नहीं, परिपत्र नहीं आया था, तो बाद में जो एक प्रकार से जो बड़ा एक अधिकारी है वो बता सके कि भाई सारे कर्मचारियों का इस पर सिग्नेचर है और सभी ने प्राप्त किया था, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। तो इसीलिए एक सादा पृष्ठ जो है वो नत्थी कर दिया जाता है, किसके साथ? परिपत्र के साथ। तीसरी संबंधी परिपत्र के बारे में जानकारी ये है कि परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित कराया जाता है। किसके लिए? विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता है। एक प्रकार से इसको प्रसारित किया जाता है ताकि सभी जानकारी प्राप्त कर सके। जो आंतरिक, जो विभाग की आंतरिक जानकारी है या फिर जो जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं, वो जानकारी प्राप्त हो जाए कि भाई पेपर करवाना है या क्या चीज़ करवानी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। चौथी बात, यह पत्र लगभग, यानी जो परिपत्र होता है या लगभग ज्ञापन जैसा होता है। कार्यालयों में परिपत्र के मुद्रित फॉर्म भी होते हैं, ये भी जानकारी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवी जानकारी, आप परिपत्र के रिलेटेड बता सकते हो कि परिपत्र में संख्या रहती है, पर विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन और अधोलेख यानी भवदीय नहीं होते हैं इसमें। तो संदर्भ, संबोधन और भवदीय ये सब नहीं लिखा हुआ होता है, इसमें संख्या लिखी होती है। परिपत्र 1, 2 इस प्रकार से और भी संख्याएं लिखी होती हैं इसमें। और छठी बात इससे रिलेटेड ये है कि इसके नीचे हस्ताक्षर और पदनाम भी लिखा होता है परिपत्र के। ठीक है। तो ये परिपत्र से रिलेटेड कुछ बातें होगी जो कि मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अर्ध सरकारी पत्र की अगर बात की जाए तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है भाई? जिसको आप डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर को बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र, यानी आधा सरकारी पत्र आधा व्यवहारिक पत्र। लेकिन अगर बात की जाए सरकारी पत्र की तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है, इसकी अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट लिखिएगा, सरकारी कार्य के संदर्भ में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाने, आपस में सलाह मशवरा करने अथवा स्पष्टीकरण एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। मतलब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें कार्यालय के व्यक्ति एक दूसरे को एक प्रकार से मित्रवत व्यवहार के रूप में पत्र लिखते हैं। यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी बात को जनाने के लिए, किसी तथ्य के बारे में इंडिकेट करने के लिए एक पत्र लिखते हैं। तो व्यक्ति के बीच में, अधिकारी और अधिकारी के बीच में, समान लोगों के बीच में जब पत्र लिखा जाता है तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। चूंकि वो व्यक्ति तो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नहीं, एक ही कार्यालय में आपस में सलाह मशवरा के लिए जो पत्र लिखा जाता है कार्यालय में, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय की ही बात मैं कर रहा हूँ, ऑफिशियल जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं ऑफिस, वही की मैं बात कर रहा हूँ। तो सरकारी कार्यालय में काम कर रहे जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, जब आपस में सलाह मशवरा करने के लिए एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र एक दूसरे को लिखते हैं। ये होता है अर्ध सरकारी पत्र। दूसरी बात, कार्य सरकारी होते हुए भी पत्र का स्वरूप जो होता है ये व्यक्तिगत होता है। कार्य का स्वरूप क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। तो इसीलिए इसको हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। चूंकि कार्य सरकारी है, जो जिस काम के लिए पत्र लिखा गया है वो काम सरकारी है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच लिखा गया तो व्यक्तिगत हो जाता है, इसीलिए पत्र। ठीक है। इसमें उत्तर पुरुष और मध्यम पुरुष यानी मैं और आप शैली का प्रयोग होता है। जबकि मैंने इससे पहले क्या बताया था, जो सरकारी पत्र होते हैं और हमेशा वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र कैसी शैली में लिखते हैं भैया? हम अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं, यानी कि उसमें ही, सी, इट, यानी वह, उसके, वे, ये, इनके लिए लिखे जाते हैं। लेकिन जो एक प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र होते हैं मैं और आप में लिखे जाते हैं, मैं और आप। ठीक है। मी एंड यू, आई एंड यू, इसमें लिखे जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो ये होता है। और भी चीज़ समझें। तीसरी बात ये लिख सकते हो अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताओं में कि कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है, कि एक व्यक्ति कोई सूचना को और लोगों से चुराना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है, बस दो लोग ही जानना चाह रहे हैं कि भाई हम ही पता चले, तो एक प्रकार से ऐसा पत्र लिखते। तो गोपनीय पत्र भी एक प्रकार से एक कार्यालय के व्यक्ति से एक प्रकार से अपने कार्यालय के व्यक्ति को लिखा जाता है, जो कि सूचना गोपनीय होती है, तो उसको भी हम बोल देते हैं। चौथी बात,
चौथी विशेषता ये होती है अर्ध सरकारी पत्रों की कि अर्ध सरकारी पत्रों में क्या होता है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है, आदेश हुआ है आदि औपचारिक बातें लिखी नहीं होती, मतलब कि वाक्य नहीं लिखे जाते हैं कि ये मुझे कहने का निर्देश हुआ है या आदेश हुआ है, ऐसा नहीं लिखा जाता उसमें। ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं और एक प्रकार सरकारी पत्र की भांति ही होते हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं और गोपनीयता भी इसमें होती है और सभी लोगों को पता भी नहीं होता कभी कभी, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। छठी विशेषता इसकी ये है कि अपने श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं भेजा जाता है, या जो है पत्र जो होता है कोई बड़े अधिकारी को अपने नहीं, जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई अधिकारी है, जैसे मान लेते हैं एक ही थाना में 2 सब इंस्पेक्टर हैं, तो दोनों सब इंस्पेक्टर के बीच में यानी कि समान कैटेगरी होगी, समान लोग होंगे तभी एक प्रकार से पत्र भेजा जाता है। अपने से ना नीचे ना उच्च अधिकारी को ये पत्र नहीं भेजते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं भेजा जाता है। यह पत्र जो होता है अर्ध सरकारी पत्र ये समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार से ये कई विशेषताएं जो अर्ध सरकारी पत्र की थी, डेमी या सेमी ऑफिशियल लेटर की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते चौथा प्रश्न आप देखिएगा, एक अच्छे पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, संक्षेप में बतलाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक अच्छे पत्र के बारे में आपसे पूछा था कि भाई एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो समझें। पहली विशेषता क्या होती है एक अच्छे पत्र की चूंकि पत्र लिखना एक कला होती है, एक आर्ट है पत्र लिखना, और इसीलिए उसके कुछ आदर्श बिंदु भी हैं। पत्र के अनुरूप भाषा और शैली में पत्र भेजना ही एक सफल पत्र माना जाता है और सफल पत्र की पहचान भी इसी दृष्टि से की जाती है। तो पत्र की भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, संप्रेषणीय शैली में लिखी जानी चाहिए, रोचक शैली का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, स्वाभाविकता होनी चाहिए पत्र में, स्वाभाविक चीज़ें जो हैं वो ही लिखी जानी चाहिए, ज़्यादा बनावटी और चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो स्वाभाविकता होनी चाहिए एक अच्छे पत्र में। दूसरी बात संक्षिप्तता, यानी कि छोटा होना चाहिए पत्र, ज़्यादा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए कि आम घास लिखो कि भाई खूब ज़्यादा विस्तार से लिखने का प्रयास करो, ऐसा नहीं। पत्र जितना ज़्यादा छोटा होगा, संक्षेप होगा, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो एक अच्छे पत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है संक्षिप्तता। पहली विशेषता क्या होती है, स्वाभाविकता, यानी कि जो स्वाभाविक चीज़ें वही लिखी होनी चाहिए। और जब ऐसी स्थिति लगे कि भाई पत्र लिखना चाहिए तभी पत्र लिखें, जबरदस्ती नहीं पत्र लिखना चाहिए, फर्जी नहीं लिखना चाहिए, स्वाभाविक हो तभी लिखें। दूसरी बात संक्षिप्त, यानी छोटे मतलब कम शब्दों में लिखें। तीसरी बात क्रमबद्धता हो पत्र में, पत्र लिख रहे हो तो तारतम्यता हो, क्रमबद्धता हो, ऐसा नहीं कि एक प्रकार से हानि बहानी लिख दिया, इधर की बात उधर लिख दिया, ईर घाट कोई वीर घाट, इस प्रकार से नहीं लिखना है। एक तारतम्य एक क्रम से लिखना है पत्र, ठीक है। जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को क्रम से लिखना है, एक शैली में लिखना है। तीसरी बात है, चौथी बात है सरलता, यानी पत्र आपका ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, पत्र आपका सरल होना चाहिए, तभी लोग उसको पढ़ करके समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसा हुआ कि आपने पत्र लिखा और जिसके पास आपने भेजा वो समझ ही नहीं पाया कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो कोई मतलब नहीं होगा। जब प्रेषक जो है यानी जो भेजने वाला है उसके विचार जो प्राप्त करता है उसको पहुंच जाए, वो जान जाए बहुत अच्छे तरीके से, तो सही बात है, फिर पत्र वो सही होता है, ठीक है। पांचवी बात है जो बाहरी बनावट होती है, बाहरी सजावट होती है पत्र की, अगर वो अच्छी होगी तो उसी से लोग एक प्रकार से उस पत्र की आकलन कर लेंगे और उस पत्र को पढ़ेंगे। अगर बाहर से पत्र अच्छा नहीं दिखता है तो लोग उसको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पढ़ते भी नहीं। अगर पत्र एक प्रकार से अच्छा दिख रहा है, आपका पत्र अच्छा दिख रहा है बाहर से, तो लोग उसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बाहरी सज्जा जो है उसकी बहुत ज़रूरी होती है, पृष्ठ सज्जा, ठीक है। तो ये चीज़ें, भाषा आपकी सरल हो, शब्द सार्थक शब्दों का प्रयोग करें, संप्रेषणीय शैली का प्रयोग करें, रोचक शैली का प्रयोग करें, आत्मीय शैली का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, पत्र में सजीवता आती है और पत्र ऐसा लगता है कि भाई जो भेजने वाला है वो हमारे बगल बैठ करके ये बातें कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताइए। टिप्पण क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही टिप्पण और टिप्पणी के बारे में। जो टिप्पण होता है इसकी अगर बात की तो लिखने की प्रक्रिया टिप्पण होती है, और उस प्रक्रिया के द्वारा जो परिणाम मिलता है या प्रतिफल जो प्राप्त होता है उसको टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पण या टिप्पणी का संबंध कार्यालयी कार्यप्रणाली से होता है। कार्यालय में डेली बहुत से पत्र आते हैं और ये पत्र एक रसीद क्लर्क प्राप्त करता है। इन पत्रों को रसीद या डाक भी कहा जाता है। रसीद क्लर्क जो होता है इन पत्रों को प्राप्त करके इन्हें छांटता है, और जहाँ जहाँ जिस अधिकारी से संबंधित पत्र होते हैं उन्हें एक डाक बुक पर चढ़ा करके उसको भेजने का काम करता है और भेज देता है। रसीद जो होता है, रसीद क्लर्क किसी पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं लिखता है।
अधिकारी अपने पास आए पत्र को एक प्रकार से ध्यान से पढ़ता है पहले, और आवश्यक हुआ तो उन पत्रों से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए टिप्पणी लिख करके उन्हें संबंधित सेक्शन यानी जो अनुभाग, जिस अनुभाग से आया है या जहाँ से पत्र आया है या जहाँ को भेजना है, उन सभी चीज़ों के बारे में वो लिख देते हैं टिप्पणी, और उस अनुभाग को भेज देते हैं, उस सेक्शन को भेज देते हैं। तो इसी क्रिया को अधिकारी के द्वारा पत्रों को मार्क करना बोलते हैं। ये पत्र सेक्शन के अनुभाग अधिकारी या हेड क्लर्क के पास जाते हैं, और जो हेड क्लर्क होता है वह इन्हें अधिकारी के आदेशों का क्रियान्वयन कराने के लिए सबसे पहले रजिस्टर कीपर को देता है, जो सभी पत्रों को एक डायरी या रजिस्टर पर चढ़ाते हैं, जो रजिस्टर कीपर होते हैं, और प्रत्येक पत्र पर डायरी की क्रम संख्या लिख देते हैं और तिथि भी लिख देते हैं, ताकि बाद में अगर कोई मसला हो तो फिर से तारीख के हिसाब से उसको ढूंढ लिया जाए। अनुस्मारक पत्र हो गया, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गए, ये सब अलग कर दिए जाते हैं। इनका टिप्पण और टिप्पणी से कोई संबंध नहीं होता है। टिप्पणी मतलब टिप्पण संबंधी पत्रों का पूरा लेखा जोखा अनुभाग के एक बड़े रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, और इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पत्र कब आया, किस कार्रवाई के लिए आया, कहाँ पर भेजा गया है, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, पत्र अगर कार्रवाई हुई तो पत्र कब लौटा या नहीं लौटा, या सारी प्रकार की। तो इस रजिस्टर में पत्र का पूरा ब्यौरा दिया होता है। तो ये होता है आपका कुछ पत्र के बारे में टिप्पणी इसी प्रकार से लिखी जाती है। तो टिप्पणी क्या होती है? टिप्पणी एक प्रकार से प्रतिफल होता है, एक कमेंट होता है, और टिप्पण जो होता है लिखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते तो इस प्रकार से अंतर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा नंबर आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। अनुस्मारक पत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बताएं। अनुस्मारक पत्र से आप क्या समझते हैं? अनुस्मारक पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अनुस्मारक पत्र से आप क्या समझते हैं? अनुस्मारक पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो अनुस्मारक की बात किया। अनुस्मारक माने होता है यादगार चीज। अनुस्मारक, स्मारक माने याद करना। तो अनुस्मारक से तात्पर्य होता है किसी मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए याद दिलाने से संबंधित जो शासकीय पत्र होता है वही होता है एक प्रकार से अनुस्मारक। सरकारी कार्यालयों या वाणिज्य प्रतिष्ठानों में अनुस्मारक का विशेष महत्व होता है, और ऐसा कारण है कि किसी कार्यालय में कोई मामला अगर पर्याप्त समय तक लंबित हो जाता है या बहुत समय तक कोई पत्र भेजा गया है और उसका रिप्लाई नहीं आया है, उस पर टिप्पणी नहीं आई है, उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो उससे क्या होता है, तो फिर से जो पत्र जिसने पत्र भेजा है वह फिर से पत्र एक लिखता है कि भाई हमने फला तारीख को फला मसले के लिए फला पत्र लिखा था फला संख्या का, आप एक प्रकार से फिर से इस मतलब उस समस्या के बारे में लिख करके भेजते हैं ताकि उस पत्र के बारे में याद हो जाए। तो उसको एक प्रकार से वो इसी पत्र को हम अनुस्मारक बोलते हैं, याद दिलवाने वाला पत्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसी कार्यालय में कोई मामला अगर पर्याप्त समय तक लंबित हो जाता है या कार्रवाई विषय का स्मरण दिलाने वाला जो पत्र होता है, इसी को हम अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ठीक है, अनुस्मारक पत्र व्यवहार के कई सारे रूप होते हैं। पहला शासकीय पत्र होता है एक, दूसरा परिपत्र, तीसरा द्रुतगामी पत्र, चौथा अर्धशासकीय पत्र, पांचवा कार्यालय ज्ञापन, छठवां अशासकीय पत्र, सातवां पृष्ठांकन, आठवां होता है रेडियोग्राम, नौवां होता है तार, 10वां होता है सेविंग ग्राम। तो ये कई रूप होते हैं खास करके अनुस्मारक पत्र के, ये बात ध्यान रखिएगा। अनुस्मारक का मतलब यही होता है कि मान लेते ए कार्यालय कोई है और कोई बी कार्यालय है। बी कार्यालय थोड़ा सा बड़ा है, ए कार्यालय छोटा है। ए कार्यालय मान लेते क्षेत्रीय कार्यालय है और ये एक प्रकार से विभागीय कार्यालय है, बड़ा कार्यालय है। तो कई सारे विभाग छोटे छोटे होते हैं, जैसे मान लेते यहाँ पर सी है, ये डी है। तो मान लेते ए कार्यालय ने कोई मसला बाढ़ आई थी इसके क्षेत्र में, तो इसने एक पत्र लिखा एक इस कार्यालय ने कि भाई बाढ़ के पीड़ितों के लिए सरकार से कुछ अनुदान की मांग ये लोग कर रहे हैं। एक पत्र गया यहाँ पर। अब इस पत्र को एक प्रकार से 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, 30 दिन बीता, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस पत्र को लेकर के। तो फिर से जब यहाँ के लोग इनको पंच करेंगे ए वाले कार्यालय के अधिकारियों को, तो फिर से यहाँ से पत्र लिखा जाएगा याद दिलवाने के लिए कि भाई हमने 3 तारीख को मान लेते पत्र भेजा गया था, 3 तारीख को और फला महीने में फला डेट को पूरा डेट हमने बाढ़ संबंधित पत्र लिखा था, उस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इस बारे में कृपया जानकारी देने का प्रयास करें। क्या बात है, क्यों सूचना नहीं मिली अभी तक हमको, या क्यों टिप्पणियां या एक प्रकार से अभी तक कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई। तो एक प्रकार से अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है याद दिलवाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो याद दिलवाने वाला पत्र होता है अनुस्मारक पत्र। तब फिर बी वाले जो कार्यालय के अधिकारी होते हैं वो इस पत्र अनुस्मारक को देखते हैं
और एक प्रकार देखने के बाद में फिर उस डेट के पत्र को निकालते हैं। निकालने के बाद में उस देखते कि अच्छा बाढ़ आई थी फलाने एरिया में, अरे राम कहो बाढ़ आई रही, अरे बताइए नहीं करो, पहले जाने नहीं मिला, तो उसकी टिप्पणी लिख करके भेजते हैं, कुछ जो अपना जो है एक्सक्यूज वगैरह होता है भेजते हैं। तो एक प्रकार से ये होता है। फिर पहले बाढ़ जैसी समस्या नहीं है, कोई दूसरी समस्या थी तो उसका निदान करते हैं। तो ये होता है चूँकि कार्यालय में बहुत सारे कागज पत्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि नीचे दब गया कोई तो नहीं ध्यान आया एक दिन में, तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार से वो दबा रह जाता है। अनुस्मारक पत्र उसी को कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट करो कि सर जी जो है सोशियोलॉजी की वीडियो बना दीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख करके भेजें। अब क्या हो कि भाई बहुत सारा एसएमएस आया हो और मैं एक दिन ना देखूं उसको, तो एक प्रकार से वो आपका पड़ा है, 2 दिन नहीं देखें, 3 दिन 10 दिन तक हमने आपका एसएमएस नहीं देखा। फिर अब 12वें दिन आपकी परीक्षा थी, तो फिर आपने 10वें दिन हमको लिखा कि सर जी हमने आपके पास भेजा था कि भाई सोशियोलॉजी का पेपर, हमको मॉडल पेपर चाहिए और आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, अनुस्मारक पत्र। तो हमारे पास फिर से नोटिफिकेशन आएगा, फिर मैं देखूंगा कि अच्छा अरे फला तारीख को इसने कहा था, अरे राम का क्यों नहीं हमने क्या कर पाया, तुरंत मैं एक प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से अनुस्मारक होता है, याद दिलवाने वाला पत्र। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अच्छा अनुस्मारक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अनुस्मारक पत्र में जैसे आपको सबसे पहले क्या होता है, अनुस्मारक यहाँ पर ऊपर अनुस्मारक लिख करके आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको संख्या डालनी होती है। कौन सी संख्या, जो पत्र आपने लिखा है उस पत्र की संख्या सबसे पहले ऊपर आपको डालनी होती है। फिर इसके नीचे आपको जहाँ पर मान लेते भारत सरकार को आपको लिखना है, भारत सरकार लिखेंगे ऊपर, नीचे गृह मंत्रालय मान लेते, गृह मंत्रालय को आपको पत्र भारत सरकार गृह मंत्रालय आपने इधर लिख दिया, पत्र संख्या आपने इधर लिख दी ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे प्रेषक, ठीक है, प्रेषक लिख करके फिर कामा लगाना होता है। कामा लगाने के नीचे आपने कोई आपका नाम मान लेते हैं, मैं भेज रहा हूँ तो आप लिख दीजिएगा शिवम शुक्ला, ठीक है। तो शिवम शुक्ला ने भेजा तो यहाँ पर लिखेंगे शिवम शुक्ला। अब शिवम शुक्ला कौन है, मान लेते हैं कि मैं किसी कार्यालय में काम कर रहा हूँ, तो सरकारी कर्मचारी, मान लेते हैं कि मैं किसी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार से मैंने लिख दिया शिवम कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसने लिखा शिवम शुक्ला। मान लेते कोई किसी कार्यालय में, तो अपने कार्यालय का नाम नीचे लिख देगा, फिर उसी के नीचे लिखेगा, फिर क्या लिखेगा, फिर इसी के नीचे जस्ट इसी के नीचे क्या लिखेगा, सेवा में, ठीक है, क्या लिखेंगे सेवा में, फिर कामा लगाएंगे, सेवा के नीचे लिखेंगे कुछ भी जो आपका मान लेते हैं कुछ पद हो, मान लेते हैं मुख्य सचिव हो आप, तो लिखेंगे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के हम मुख्य सचिव हैं, मान लेते हैं, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि लिखना है, वो है या नहीं वो अलग की बात है। तो यहाँ पर लिख दिया अपना पूरा विवरण, फिर विषय आपका कौन सा विषय था उस विषय को नीचे लिखेंगे इसके, ठीक है। फिर उसके बाद में कहाँ को आपको पत्र को भेजना है एक प्रकार से उसको भी डाल दीजिएगा। उसके बाद में फिर लिखेगा कि महोदय पत्र संख्या, जो मंत्रालय के पत्र संख्या जो हमने भेजी थी वो पत्र संख्या लिख करके, दिनांक फला तारीख को हमने 2022 में, 2023 में, 2024 में हमने ये पत्र लिखा था, आप बता दीजिए जो प्रसंग जिसमें मुझे आपसे पूछने का निर्देश हुआ है कि आपके उत्तर की कब तक आशा की जाए, कब तक आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे या इस पत्र का टिप्पणी लिखेंगे, इस पत्र पर प्रतिवेदन देंगे। तो एक प्रकार से वो लिख करके पूछा जाता है। तो नीचे लिखेंगे आपका विश्वास भाजन या आपका जो है जो भी आप लिख सकते हैं, मतलब कि आपका विश्वास भाजन ही लिखा जाता है लगभग, ठीक है, या आपका अपना या आपके अधिकारी कर्मचारी जो भी लिखें, और नीचे अपना नाम लिख करके फिर जो आपकी पोस्ट है आपके अपना पोस्ट लिखें, अपने विभाग का नाम लिखें। तो ये होता है आपका क्या, अनुस्मारक, ठीक है। एक दिन मैं अनुस्मारक के बारे में एक दिन लिख करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, कार्यालयी पत्र और वाणिज्यिक पत्राचार का अंतर संक्षेप में बताइए। बढ़िया प्रश्न है भाई, कार्यालयी पत्र और वाणिज्यिक पत्र, इसमें क्या अंतर होता है बताने का प्रयास करेंगे। तो कार्यालयी पत्र और वाणिज्यिक पत्राचार की अगर बात की जाए तो पहला अंतर, कार्यालयी पत्र शासकीय विभागों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि के विभागों इन सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि व्यावसायिक पत्र जो होते हैं व्यवसायी को, मतलब एक व्यावसायिक व्यक्ति दूसरे व्यावसायिक व्यक्ति को लिखना, मतलब कि एक कॉमर्शियल तरीका होता है, एक व्यावसायिक होता है, वाणिज्यिक पत्र होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है, कार्यालयी जो पत्र होता है एक सरकारी विभाग से दूसरे देश के सरकारी विभाग को भी लिखा जा सकता है। तो वाणिज्यिक पत्र जो होता है एक व्यवसायी को ही लिखता है, मतलब एक व्यवसायी लिखता है और दूसरे व्यवसायी को लिखता है। तीसरी बात,
सरकारी पत्र अति औपचारिकता से भरे होते हैं, जबकि व्यावसायिक पत्रों में औपचारिकता और निजता का सुंदर सम्मिश्रण होता है। यानी कि व्यावसायिक पत्रों में व्यवसायी मतलब कि जो एक प्रकार से व्यवसायी लोग हैं उनकी व्यक्तिगत चीज़ें भी हो सकती हैं और एक प्रकार से औपचारिकताएं भी हो सकती, दोनों का सुंदर समन्वय होता है, मिश्रण होता है, ये अंतर। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं, व्यावसायिक पत्र कार्यालयीय पत्र की अपेक्षा लंबा होता है। चूँकि कार्यालयीय पत्र छोटे होते, कार्यालय के जो एक प्रकार से लोग होते हैं उनके पास उतना समय नहीं होता है पढ़ने के लिए, इसीलिए छोटे मतलब कम शब्दों में पूरी बातों को समझा देना ही एक प्रकार से पत्र में लिखा जाता है, बहुत कम शब्दों में पत्र यानी छोटा होता है। जबकि जो व्यावसायिक पत्र होता है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि व्यावसायिक चीज़ों में एक प्रकार से सारी चीज़ों को समझाना होता है, बड़े जटिल मुद्दा कोई आ गया तो उसको समझाना पड़ता है, इसलिए बड़ा होता है। कार्यालयीय पत्र आमतौर पर संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, जबकि व्यावसायिक पत्र बड़ा होता है। तो ये कई सारे अंतर हो गए, ऐसा आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, शोध के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। शोध का क्या महत्व है? बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे शोध के बारे में। शोध किसे कहते हैं भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, शोध क्या है बताइए, शोध किसे कहते हैं? शोध के महत्व के बारे में आपसे पूछा गया ना, तो शोध के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शोध जो होता है इसका कई महत्व है। पहला महत्व आप लिखिएगा, शोध जो होता है मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है और ज्ञान भंडार को विकसित करता है और परिमार्जित भी करता है। शोध अच्छा मतलब कि शोध एक प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है। दूसरी बात, शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी होता है। तीसरा महत्व ये है शोध का कि शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। चौथा महत्व ये है शोध का कि शोध जो होता है शोध से सामाजिक विकास भी होता है, यानी सामाजिक विकास में शोध सहायता प्रदान करता है। पांचवी विशेषता इसकी ये है शोध का महत्व ये है कि शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है, यानी जो आप चाह रहे होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति यानी कि कोई आप समस्या का निदान चाह रहे होते तो वो भी एक प्रकार से आपको पता चल जाता है। तो शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है, आप जो जानना चाह रहे हो उससे। बहुत सारे शोध ग्रंथ होते हैं जिसके माध्यम से आपके जो उत्तर होते हैं मतलब जो प्रश्न आपके मन में चल रहे होते हैं, जो जानकारी आप चाह रहे होते हैं किसी वस्तु के संदर्भ में, किसी पर्टिकुलर जो है प्रकार से किसी के संदर्भ में, तो उस पर अगर शोध ग्रंथ लिखा है किसी ने तो उसमें तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। ठीक है। छठवां महत्व ये है कि शोध जो होता है कई नवीन कार्यविधियों और उत्पादों को विकसित करता है। इसके अलावा सातवां महत्व इसका ये भी लिख सकते हैं आप कि शोध जो होता है पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होते हैं। आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पहले से कोई अनुमान लगा रहे हैं, कोई पहले से पूर्वाग्रह बनी हुई है, तो शोध के माध्यम से वो पूर्वाग्रह टूट जाती। पूर्वाग्रह माने होता है कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में आप पहले से कोई धारणा बनाए हुए कि भाई फलाने व्यक्ति इस तरीके के विचारधारा का है, फलाने व्यक्ति ऐसा है, गलत है, वो बुरा है। लेकिन जब उस पर कोई व्यक्ति शोध करता है, उसकी अच्छाइयों को भी सामने लाता है, उसके बाद में आप उसको पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो आपकी पूर्वाग्रह जो होती है मिट जाती है और आप जान जाते हो उसके बारे में, वास्तविकता से आप परिचित हो पाते हैं। तो ये एक प्रकार शोध का बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार से आपने कई सारे प्रश्नों के बारे में जाना, समझा और परखा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं और चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के मैं और भी वीडियोस आपको दूंगा। और इतने प्रश्न आपके बहुत हो गए, लगभग बहुत सारी चीज़ों को आपने जान लिया। देखिए केवल 2 प्रश्न करने होते दीर्घ उत्तरीय से, खंड 7 से 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आप देखिएगा, पहला प्रश्न है वर्तमान समय में कार्यालयीय हिंदी की संभावनाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूपण किसे कहते हैं, प्रारूपण के विभिन्न सिद्धांतों एवं रूपों का विवेचन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, तो इस प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रारूपण के बारे में आप 2022 वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैंने, आप महासंग्राम वीडियो दी उसमें मैंने बताया है विस्तार से, तो आप देख लीजिएगा। खूब अच्छे तरीके से हमने उसमें समझाने का प्रयास किया है प्रारूपण के बारे में, तो आप महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। तो प्रारूपण जो होता है इसके विभिन्न सिद्धांतों और इसके विभिन्न रूपों पर हमने चर्चा करी हुई है। तो आप 2022 वाले जो वीडियोस हैं बीए के रेकर यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, मतलब अपलोडेड हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही, लेकिन बीए के रेकर पर उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत पर प्रकाश डाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न तो आपका आएगा, एकदम से तय है, रट लीजिएगा एकदम से। बाकी मैं कंप्यूटर को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। अगला प्रश्न है
ई शिक्षण को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परिकल्पना का आशय स्पष्ट करते हुए परिकल्पना की विशेषताएं एवं निर्माण के स्रोत को बतलाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।